जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हारकर भी कैसे जीत गई बीजेपी। सरकार जानती थी कि चुनाव जीतने की उनकी पार्टी ने उचित तैयारी अभी नहीं कर रखी है, फिर भी चुनाव संपन्न करवाया गया। बीजेपी भले ही जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना पा रही है, पर एक राष्ट्र के निर्माण के रूप में कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव कराकर दुनिया भर को संदेश तो दे ही दिया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रचंड बहुमत से भारतीय लोकतंत्र पर मुहर लगाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय नए मुद्दों पर चर्चा होगी। यहाँ हम आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या है बताने का प्रयास करेंगे। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम बात की बात में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनाव का जो परिणाम आया है उससे मतलब साफ है कि बीजेपी अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाकर भी जहां थी वहीं पर है। बीजेपी के लिए यह चिंता का विषय हो सकता है, पर एक देश और राष्ट्र के रूप में यह खुशी की वजह है। धारा 370 हटाने के बाद चुनाव का कामयाब संचालन किया गया है। मोदी सरकार ने वादा किया था कि वह जम्मू कश्मीर को अलग थलग पड़ने नहीं देगा। सरकार बहुत पहले से ही कहती रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द ही होंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया कि जम्मू कश्मीर में सरकार अतिशीघ्र चुनाव करवाए। सरकार चाहती तो कानून व्यवस्था का हवाला देकर चुनाव में अड़ंगा लगा सकती थी, पर सरकार ने न चाहते हुए भी अपना वादा पूरा किया। सरकार ये भली भांति जानती थी कि चुनाव जीतने के लिए उनकी पार्टी ने उचित तरीके से तैयारी अभी नहीं कर पाई है, फिर भी कश्मीर में चुनाव को संपन्न करवाया गया है। बीजेपी भले ही जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना पा रही है, पर एक राष्ट्र के निर्माण के रूप में कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव करवाना दुनिया भर को संदेश देना है कि भारत ने कश्मीर पर अवैध कब्जा नहीं किया हुआ है। कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव होते हैं और सभी को अपना मनपसंद जन प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। कोई बायकॉट कॉल नहीं, बम्पर वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशकों से जो चुनाव हो रहे हैं वो आतंकवाद के साये में होते रहे हैं। तमाम आतंकी गुटों की दहशत के साये में चुनाव सही मायने में चुनाव नहीं थे, क्योंकि बहुत से लोग वोट नहीं करते और बहुत से लोग चुनाव नहीं लड़ते थे। कई बार वोटिंग परसेंटेज इतना कम होता था कि वो पूरी आबादी का 10% भी नहीं कहा जा सकता था। बीजेपी ने नया कश्मीर में सुरक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया। सरकार ने आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजी के खिलाफ जो कार्रवाई की उसका लोगों ने स्वागत किया। हालांकि बीजेपी को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा भी महसूस हुआ है कि अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा है। बीजेपी इस आम धारणा को बदलने में कामयाब नहीं हो सकी है कि असहमति को दबाने के लिए डराया जा रहा है। आतंकी गुटों को भी लगा कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं तो उसका लाभ उठाना चाहिए। पुराने अलगाववादी नेताओं को चुनाव प्रक्रिया में लेकर आना, बीजेपी पर प्रतिबंधित जमाते इस्लामी को कश्मीर में बढ़ावा देने, टेरर फंडिंग के आरोपी सांसद इंजीनियर रशीद की पर्दे के पीछे मदद करने का भी आरोप लगा, पर चुनाव में हर पक्ष को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिला। प्रतिबंधित जमाते इस्लामी जो चुनाव बहिष्कार का हिस्सा रही, अब वह लोकतंत्र का गुणगान करते देखी गई। तमाम प्रतिबंधित संगठनों के ऐसे लोग जो पहले आतंकवादी घटनाओं में लिप्त रहे हैं, उन्हें भी लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लेने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि जिन लोगों को भारतीय संविधान में विश्वास नहीं था, कम से कम इस चुनाव के बहाने उन्होंने भारतीय संविधान को स्वीकार तो किया। चुनावी फायदे के लिए बीजेपी ने अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी और सज्जाद लोन की पीपुल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का खास दबदबा कम करने की कोशिश की। हालांकि इन पार्टियों के साथ गठबंधन बीजेपी के लिए कुछ फायदेमंद साबित नहीं रहा। यह पहले से अधिक लोकतांत्रिक भागीदारी वाला चुनाव था। अनुच्छेद 370 को समाप्त कर केंद्र ने जम्मू कश्मीर के चुनाव को पहले से अधिक लोकतांत्रिक बना दिया। पहली बार जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि अनुसूचित जातियों के लिए 7 सीटें आरक्षित की गई हैं। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के चुनाव में वाल्मीकि, गुरखा, भारत पाक विभाजन के समय पश्चिमी पाकिस्तान से आकर बसे नागरिकों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। कोई भी लोकतंत्र अगर अपने सभी नागरिकों को वोटिंग राइट्स नहीं देता है तो वह अधूरा ही कहलाएगा। 1987 में जम्मू कश्मीर में हुए
चुनाव धांधली ने आतंकवाद को पहुंचाया था खाद पानी। इंडियन एक्सप्रेस में एक छपी स्टोरी की माने तो अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई 2022 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राजीव गांधी की सरकार ने 1987 में कश्मीरी मुस्लिम आबादी को चुनाव में वोट देने से वंचित कर दिया था। कश्मीर में संघर्ष के पीछे के कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण था 1987 में चुनाव में की गई जबरदस्त हेराफेरी। उन कई कारणों में से एक थी जिसमें पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI द्वारा की गई हेराफेरी भी शामिल थी, जिसके कारण जम्मू कश्मीर में व्यापक आक्रोश पैदा हुआ और परिणाम स्वरूप 1979 तक घाटी में उग्रवाद और आतंकवाद का उदय हुआ। दरअसल जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन ने 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह के नेतृत्व वाली अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को बर्खास्त कर दिया, जिससे घाटी में गुस्सा भड़क उठा। जगमोहन की कार्रवाई को कश्मीर की मुस्लिम बहुल पहचान को कमजोर करने के रूप में देखा गया। इन चुनाव में इतने बड़े पैमाने पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने धांधली करवाई थी कि सज्जाद लोन के पिता अब्दुल गनी लोन ने दुखी होकर कहा, इससे भारत सरकार के खिलाफ लोगों की भावनाएं और गहरी होंगी। अगर लोगों को वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो उनका जहर राष्ट्र विरोधी भावनाओं की अभिव्यक्ति के अलावा और कहा जाएगा। घाटी के विभिन्न भागों से जिला आयुक्तों के कार्यालयों में चुनावी धांधली की खबरें आई। घाटी के विभिन्न भागों में पार्टी मुख्यालयों और जिला आयुक्तों के कार्यालयों में चुनाव की हेराफेरी और बलपूर्वक तरीकों की भी खबरें आती रही। इंडिया टुडे में इंद्रजीत की रिपोर्ट कहती है कि पट्टन में मतदान केंद्रों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए पूर्व मुद्रित संपूर्ण मतपत्र पुस्तिकाएं बरामद की गई, जिनमें से सभी मतपत्रों के काउंटर फाइल मौजूद थे। रिपोर्ट के अनुसार इसी प्रकार की पूर्व स्टाम्प लगी हुई पुस्तकें MUF एजेंटों को ईदगाह, हंदवाड़ा और चौधुरा में मतदान अधिकारियों से मिली। मार्च 1987 में इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार MUF उम्मीदवारों ने खान साहिब और हजरत बल में बूथ कैप्चरिंग का भी आरोप लगाया था, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस NC के कार्यकर्ताओं के गिरोह मेटाडोर वैन में सवार होकर मतदान केंद्रों में घुस गए और पुलिस असहाय होकर देखती रही। हालांकि सरकार ने आरोपों और शिकायतों पर आंखें मूंद ली और इसके बजाय विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप चुनाव में फारूक अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के गठबंधन को भारी जीत मिली। कांग्रेस ने जहां सभी 26 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को 46 सीटों पर लड़कर 40 सीटों पर विजयी घोषित किया गया। फिलहाल केंद्र सरकार ने भारत सरकार के उस पाप को धो दिया है जिसके दूरगामी परिणाम होना निश्चित था। वरिष्ठ पत्रकार और विचारक दिलीप मंडल अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं कि कश्मीर घाटी के लोगों ने विकास, शांति, टूरिज्म की वापसी और समृद्धि की तुलना में मजहब को चुना। उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, पर कश्मीर भारत का मुकुट है। यहाँ हार जीत से परे है, भारत की और संविधान की जीत हुई है। मेरी कामना है कि कश्मीर की तरक्की हो। समय आएगा जब वहाँ भी लोग मजहब से उठकर वोट करेंगे। राम मनोहर लोहिया ने हैदराबाद में अपने भाषण में कहा था कि मुसलमानों को एक मुश्त वोट करना बंद करना चाहिए, वरना रिएक्शन में हिंदू एकजुट होगा। किसी भी मजहब या धर्म के लिए ये अच्छी बात नहीं होती। किसी भी मजहब या धर्म के लिए ये अच्छी बात कतई नहीं है कि एक मुश्त गिरोह की तरफ वोट डालना। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।